चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 2। वेव ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ी थी बच्चों, तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइगन्स वेव थ्योरी के बाद, जैसा कि हाइगन की कुछ बेसिक बातें गलत थी, हमने पढ़ा था। हाइगन ने कहा था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो वाली बात गलत थी। हाइगन ने ये भी कहा था कि लाइट मैकेनिकल वेव है, वो भी गलत थी। लेकिन उन्होंने जो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सारी बातें जो है वो कर ली थी। देखो आधा काम करते, देखो ये देखो गिरा है, आप देखो लॉक तो हो गया, रास्ते में देख लेना कहाँ गिरी। कोई नहीं, चॉकलेट खिलाएंगे तुम्हें, टेंशन न लो। तो बेटा, हमने कहा कि इसके बाद जो एक्चुअल थ्योरी आई थी, जो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी थी, वो बच्चों उसके बारे में हल्का सा, हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मैक्सवेल्स थ्योरी थी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी थी। तो ये लगभग, अगर मुझे मोटा मोटा याद है, तो 1870 और 1875 के बीच की स्टोरी है। तो मोटा मोटा 72 73 लिख लेते हैं, इसके आसपास उन्होंने दी थी। मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी। लाइट जो है इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है बेटा, है ना। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है ना। आइगन ने बता दिया था कि मैकेनिकल वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी मैक्सवेल ने दी, उन्होंने कहा कि लाइट एक हमारी नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन मैकेनिकल का मतलब इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है ना। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया कि इट इज ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी है। इन्होंने कहा लाइट लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है। इन्होंने ये भी बताया कि लाइट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ये कहा कि भाई लाइट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइट के डायरेक्शन है, प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होगा, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के,
मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट से और सी कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये परपेंडिकुलर होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से होते हैं जैसे आई जे के फॉलो करता है ना, ऐसे ई बी सी फॉलो करता है, मतलब ई क्रॉस बी, अगर ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू सी कैप आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ध्यान रखिएगा। जैसे आई जे का क्रॉस क्या आता है ऐसे बी का सी से क्रॉस करोगे तो ई आएगा, और सी का ई से क्रॉस करोगे तो बी आएगा। ये बेसिक बातें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इतना लिख लीजिए फटाफट, ऊपर से दिखा देता हूं मैं, है ना। फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो दी थी, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW लिख लो पूरा। ये जो थ्योरी थी ये बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है, और मॉडर्न फिजिक्स में भी ये थ्योरी यूज होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी के बेसिस पे ही जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिना सुलझे हुए जितने भी बातें थी वो सारी सुलझ गई। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। चलिए, तो अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सर थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए पहले, फिर आगे चले। क्यों दिखाते हैं भाई, लेट आए हो तुम? अरे सर हम तो 8 बजे का सोच के बैठ गए थे ना। नहीं तो देखते रहा करो, अभी जब 2 बार टाइमिंग चेंज हुई तो तीसरी बार भी हो सकती है। चलिए कोई नहीं। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में हम लोगों ने जिस तरह से SHM की सुपर पोजिशन पढ़ा है, वेव्स का पढ़ा है, तो इसके लिए हम लोग फेजर और वेक्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कई सारी इक्वेशन है, कोई भी, देखो वेव में बेटा कोई भी वेव हो सकती है। वेव में हमारी नॉर्मल मैकेनिकल वेव हो सकती है, तो जैसे मैकेनिकल वेव्स हैं या नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, तो उसमें इक्वेशन हो जाती है। वाई जैसे है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, ये एम्पलीट्यूड होगा a sin ओमेगा t प्लस phi 1,
और y2 होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू, मान लेते हैं ये दूसरी वेव है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सुपर इम्पोज हो रही है। तीसरी है y इज इक्वल टू a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाई थ्री। अगर वही लाइट वेव है बेटा, लाइट है, तो लाइट में क्या होता है, हमें पता है कि मीडियम के पार्टिकल्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ऑसिलेट करती है। तो मान लेते हैं कि हम मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकते हैं। तो मान लो पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट वन और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट टू, ये ई नॉट वन ई नॉट टू ये एम्पलीट्यूड है। और तीसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट थ्री साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थ्री। तो आप ध्यान समझिए, यहां पर अगर मैकेनिकल वेव है तो बेटा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर ओमेगा भी सेम है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। इसका मतलब दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो, अगर उनकी ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है बेटा। सिमिलरली यहाँ पर लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना भाई। आप चाहे ए में लिख लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख लो, लाइट में बेसिकली पार्टिकल ना ऑसिलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है। तो अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो हो सकता है मैं आपको भाई जो जिस तरह से नॉर्मली मैकेनिकल वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है वैसे ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं। फर्क इतना होता है कि यहाँ हम एम्पलीट्यूड पार्टिकल के मोशन का लिखते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर दो लाइट वेव की इंटेंसिटी का रेशियो निकालना होगा तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के रेशियो के बराबर आएगा, है ना। तो अभी मैं बेसिकली क्या करूंगा, लाइट के केस में कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ले लूं, ठीक है। सेम रूल फॉलो होगा उसमें भी, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। और यही रूल मैकेनिकल वेव के सुपरपोजिशन और सभी में वैलिड होगा। तो मुद्दे की बात तो ये है, सबसे पहले सुपर इम्पोज करते कैसे। तो इन वेक्टर्स को सुपर इम्पोज करना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल होगा वो इंडिविजुअल वेव्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, है ना। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वेक्टोरियली ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y में है, यहाँ पर भी y में, यहाँ पर भी y। मान लो एक x में डिस्प्लेस करता है, एक y में, एक z में, तो फिर हमें ijk लगाने की जरूरत पड़ती। पर यहाँ चूंकि सारे के सारी वेव हमारे डिस्प्लेस कर रही है y में, तो हम सबको y में लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा सीधे सीधे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन प्लस ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू और प्लस ये हो जाएगा a3 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थ्री। अब मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम मल्टीपल साइन फंक्शंस को बच्चों इस तरह के फंक्शंस को ऐड करते हैं और सभी का ओमेगा सेम होता है तो डेफिनेटली ये जो रिजल्टेंट वेव आती है ये भी उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक नया फंक्शन आता है। बस अगर कुछ चेंज होता है तो ये रिजल्टेंट, ये एम्पलीट्यूड चेंज होता है और फेज चेंज होता है। तो हमारा टारगेट जो होगा सुपरपोजिशन करते वक्त, सेम लॉजिक हमने एसएचएम की इक्वेशन ही तो है बेसिकली जो हमने लिखी है। तो इनको जब हम सुपर इम्पोज करेंगे तो बिल्कुल हम कैसे फॉलो करेंगे, ध्यान से समझो। हम इन तीनों फंक्शंस को वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे और हम अपनी सहूलियत के लिए इस वाली लाइन को ओमेगा टी फेस लाइन मान लेंगे। यानी कि अगर कोई वेव ए साइन ओमेगा टी है तो जो वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा उसका फेस ओमेगा टी होगा। अब जैसे मान लीजिए पहली है ओमेगा टी प्लस फाइव वन, दूसरी फाइव टू, तीसरी फाइव थ्री। तो फर्स्ट वाली वेव जो होगी वो ये होगी A1 और ओमेगा टी प्लस फाइव वन। बहुत ध्यान समझना। तो इस डायरेक्शन में मैंने ओमेगा टी फेस लाइन माना ऐसे, तो यहां से फाइव वन एंगल और बना लो बस। तो फाइव वन एंगल बनाते हुए फर्स्ट वेक्टर बना दो। कोई आवश्यक नहीं है कि आप ऐसे बनाओ, आप पहली वाली वेव को रेफरेंस मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप फर्स्ट वेक्टर को सीधे ऐसे बना सकते हो,
लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करोगे, एक बेसिक तरीका अगर ये फॉलो करोगे तो इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक्स एक्सिस को ओमेगा टी फेस लाइन माना है। अगर आप A1 सीधे सीधे इधर मान लोगे, पहली वाली वेव को A1 को सीधे सीधे अगर इधर मान लोगे तो फिर ये वाली लाइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 वाली फेस लाइन हो जाएगी, है ना। इसी तरह दूसरा वेक्टर बना रहे हो A2, तो ये वाला एंगल फाई 2 ले लो बेटा। और तीसरा वेव अगर A3 बना रहे हो तीसरा वेक्टर, तो ये वाला एंगल फाई 3 हो जाएगा। तो इन सभी का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम AR की वैल्यू निकालेंगे और फाई आर की वैल्यू निकालेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं अभी आपको बातें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझ में आएगी सारी बात। जैसे मान लीजिए हमें कुछ वेक्टर्स को ऐड करना हो। हमने कहा कि भाई A साइन ओमेगा टी प्लस √2 A साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4 प्लस 2A साइन। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये कॉस में भी है तो भी सारे फंक्शंस को साइन में ही कन्वर्ट कर लेना है आपको, या तो सारे कॉस में हो या सारे साइन में हो। जिसमें सारे होंगे उसी में हम रिजल्टेंट लिख लेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट, जैसे हमने कॉस को क्या लिख लेंगे, कॉस को पहले लिख लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है, हमारा टारगेट है बस A रिजल्टेंट निकालना और फाई रिजल्टेंट निकालना। आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है ओमेगा टी। ओमेगा टी तो हमने बेटा यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए, और हमने सबसे पहले फर्स्ट वाली वेव को बनाया। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A है, तो A मैग्नीट्यूड का बेटा हमने वेक्टर बना लिया ये। और ये चूंकि ओमेगा टी फेस लाइन है तो A वेक्टर इधर बना लिया। फिर √2A का वेक्टर बनाएंगे जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज पाई/4 बनाएगा एंगल √2A, और ये 45 डिग्री। फिर 2A का बनाएंगे जो पाई/2 एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगा, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग आएगा बेटा। इन सभी वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकालेंगे बच्चों। तो जब इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो, इस वाले के दो कंपोनेंट कर दे रहा हूं मैं। इस दिशा में आएगा A√2 cos 45, और इस डायरेक्शन में आएगा A√2 sin 45। भाई बेटा इस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दिए बेटा, cos थीटा इधर जाएगा sin थीटा, और 2A पहले से है इधर। तो अब आप देखो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। ये A है और ये भी A है, तो इधर की तरफ बन जाएगा 2A, और ये 2A प्लस A इधर की तरफ बन जाएगा 3A। टू ए और 3A का जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 4 + 9 13A मैग्नीट्यूड आएगा। और ये जो एंगल आएगा फाई रिजल्टेंट, ये वाली हाइट 3A होगी, तो tan ऑफ फाई रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो 3/2 आ जाएगा, 3A/2A। तो यहां से जो y रिजल्टेंट आ जाएगा बेटा वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया √13A साइन। ये लाइन कौन सी लाइन है बेटा, ओमेगा टी लाइन। उससे कितना एंगल है, tan इनवर्स 3/2। तो ओमेगा टी प्लस फाई रिजल्टेंट, वेयर फाई रिजल्टेंट इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप देखो कि हमें ये वेव फंक्शन हमें जोड़ने हैं, और जब सेम ओमेगा वाली वेव्स को हम जोड़ते हैं तो हमें उसी ओमेगा की एक नई वेव मिलती है, बस उसका एम्पलीट्यूड और फेस चेंज हो जाता है। इस मेथड में अगर किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, और
अगर लिखना हो तो यहाँ से दिखा दे। लिखोगे कि बाद में लिख लोगे या लिख चल रहे हो? हो गया सर। चलिए शुरू से दिखाएं? पर हो गया सर, हो गया। ये लिख लिया? जिसका ना हुआ करे वो बता दिया करे, नहीं तो मैं दो लोगों की बात समझ के आगे बढ़ जाऊंगा। सबको बोलने का हक है। ये मेथड समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ये तो मैंने डिस्कस किया होगा कहीं ना कहीं। सर एसी में। आपने ओ एसी में डिस्कस किया था। हाँ 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 हाँ, साइन फंक्शन में तो जोड़ने हैं। अरे तो हम तो फालतू में डर रहे थे। अरे वाह, फिर तो राजा बेटा हो तुम लोग। चलो अच्छा, दो फंक्शन जोड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स पूरा फेस लिख सकते हैं और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। तो आप पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेना एक्स एक्सिस को। फाइंड आउट रिजल्टेंट वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ resultant wave. If intensity of first wave root 5 E naught sin omega t minus k minus tan inverse 2. बताओ भाई क्या आ रहा है? इस वाले की इंटेंसिटी आई नॉट है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। तो √7 E naught। देखते हैं। tan inverse √3/2 and यस सर। तो पहला साइन tan inverse ओमेगा टी 2/2 माइनस के एक्स है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर को इस डायरेक्शन में बना लो। तो ये वाली लाइन हमारी के एक्स माइनस ओमेगा टी लाइन हो गई। और दूसरे वालों को पाई बाई 6 एंगल पे बना लो। तो आप चाहो तो दो वेक्टर हैं तो पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो। क्यों? बट जरूरत नहीं है, मैं कंपोनेंट ही कर लेता हूं। तो 2 ई नॉट cos 60
और ये वाला कंपोनेंट आएगा 2 E0 sin 60। तो इधर की तरफ 2 E0 आ जाएगा, इधर की तरफ √3 E0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 और √7 E0। ये 5 रिजल्टेंट आएगा जो कि √3/2 आएगा। √3 E0 डिवाइड बाई 2 E0। एक सेकंड बच्चों। हाँ भैया। अच्छा, तो हम तो यहाँ रघुराज सर के यहाँ गए, गाड़ी में पड़े हैं कागज। तो अभी हम क्लास के बाद आपके पास आएंगे शाम को। रघुराज सर के घर पे हैं। ठीक ठीक। नहीं, हम भिजवा देंगे, हर हालत में आपको दे के जाएंगे 8 बजे, है ना। हाँ 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 हाँ, कर दो, डिस्क्लोज कर दो, जो भी है वो रिटर्न में कर दो। ठीक। हाँ बेटो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी रिजल्टेंट की, √7 E0 साइन ω t - kx प्लस 5 रिजल्टेंट। और I प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, E मैक्स या E0 एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो I रिजल्टेंट अपॉन I1 हो जाएगा E0 रिजल्टेंट का और अपॉन E0 फर्स्ट का स्क्वायर, है ना। तो I रिजल्टेंट चाहिए और फर्स्ट वाले की इंटेंसिटी I0 है ना, और ये E0 है। फर्स्ट वाले की देखो इंटेंसिटी I0 दी है बेटा, तो इसकी इंटेंसिटी Yes, sir. I0 है और इसका एम्पलीट्यूड E0 है। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आया √7, तो ये 7 रेशियो आ जाएगा। तो I रिजल्टेंट आ जाएगा 7I0। सर ये kx क्या है? ये बेटा वेव फंक्शन, ये 11th क्लास का है। वेव इक्वेशन में टाइम भी होता है और एक्स भी होता है, एक्स और टी दो का फंक्शन होता है ना वेव हमारी। ये क्लास Okay, 11th का है। जो वेव की इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है आदित्य, तो वो a sin kx - ω t प्लस 5 या ω t - kx प्लस 5, यहाँ प्लस माइनस दोनों आते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। इस ये वेव इक्वेशन होती है जनरल साइनोसॉइडल। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर जैसे x = 0 पे सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है। तो जब सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना होता है तो कई बार हम x वाला टर्म नहीं लिखते हैं। इसका मतलब हम ओरिजिन पे सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं। लॉजिक वही है बिल्कुल वेव की तरह। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक मामला? yes, sir. ठीक। यस सर। सर अब अगर मैं सिर्फ दो वेव के सुपर पोजिशन की बात करूं, सुपर पोजिशन ऑफ 2 वेव्स, तो दो वेव में अगर कुछ फेज डिफरेंस है, मान लीजिए कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है, मान लीजिए फर्स्ट वेव है लाइट हमारी, और उसका इक्वेशन है E01 साइन ω t और प्लस 5 और E02 है E02 साइन ω t प्लस 5 है ना। तो ω t प्लस kx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5
तो ये फेस जो होता है ये पूरा आर्गुमेंट होता है बेटा। इसका फेस कितना है, पहले वाले का फेस है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/1, दूसरे वाले का फेस है, तो जो फेस डिफरेंस है वो इनको घटा देने से आता है बेटा। इसको घटाओगे तो हालांकि ये 5/1 माइनस 5/2 होगी, उसे मैं डेल्टा 5 मान लेता हूँ, फेस जो इनके बीच का फेस डिफरेंस होगा। तो अगर हमें सिर्फ दो ही वेव के लिए अप्लाई करना हो बेटा, सिर्फ दो वेव के लिए अप्लाई करना हो, तो हम सिंपल, हमें पता है कि अगर हम रेफरेंस किसी को भी माने, लेट अस सपोज कि हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस ना माने, ये हम मान लें के एक्स माइनस ओमेगा टी लाइन, तो एक वेक्टर ये बन जाएगा, यहां से एंगल 5/1 होगा, ये पहला वाला वेक्टर हो जाएगा E01। मैकेनिकल वेव है तो y लिख देंगे बेटा, A1 A2 लिख देंगे, और दूसरा वेक्टर ये बन जाएगा मान लो E02। तो दो वेव जब बनाते हो वेक्टर फॉर्म में या फेजर में, तो उनके बीच का जो एंगल होता है ये एक्चुअली बेटा फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर ही हमारा आंसर होता है, रिजल्टेंट वो होता है। तो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो, है ना। तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा ई नॉट रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी आप लिख सकते हो, अगर दो ही वेक्टर आपको जोड़ने हैं तो एक्स और वाई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, दो वेक्टर को तो आप पैरेललोग्राम लॉ से भी जोड़ सकते हो। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर मैं दो वेक्टर रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ने हो तो उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और इन दोनों भी हमें हो सकता है कि यहाँ k1 हो, यहाँ k2 हो, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, वो आपको बस इनके फेस को घटा के जो भी डेल्टा फाई आएगा वो यहाँ पर एंगल होगा दोनों के बीच का। फिलहाल तो डेल्टा फाई की वैल्यू 5/1 माइनस 5/2 या 5/2 माइनस 5/1 होगी, वो अलग बात है, बट यहाँ पर फिलहाल √a², दूसरा है E2² + 2 E01 E02 cos ऑफ डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला होगा। मतलब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ √a² + b² + 2ab cos के अंदर डेल्टा फाई, इट इज द फेस डिफरेंस, होल स्क्वायर कर दूंगा बेटा मैं, तो यही चीज √ हट जाएगा बेटा। तो ये हमारा बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। मतलब अगर मुझे डेल्टा फाई, ध्यान रखिएगा डेल्टा फाई क्या है बेटा, फेस डिफरेंस। ये सिर्फ मैं दो के लिए बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला 3 के लिए वैलिड नहीं होगा, 3 4 के लिए तो फिर यही अपना जनरल कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। जो यहाँ पर मैंने फेजर मेथड बताया 3 का 4 का, इनके लिए तो हम फेजर मेथड लगाएंगे। दो के केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा फाई फेस डिफरेंस है और आई प्रोपोर्शनल है E02 के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखें तो जहां जहां भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई के आएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लेते हैं, लेट अस सपोज लेट आई को मान लेते हैं के E02 है, तो यहाँ पर यहाँ पर आप आई अपॉन के लिखोगे, इसको भी आई अपॉन के लिखोगे, के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां जहां E02 है बेटा, वहां वहां हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम आई रिजल्टेंट लिख सकते हैं बेटा, इसकी जगह पे हम I1 लिख सकते हैं, बिकॉज आई प्रोपोर्शनल है E²। इसकी जगह हम I2 लिख सकते हैं, इसकी जगह 2 √I1 है ना, चूंकि √I प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, E0 के, तो √I1 हो जाएगा, √I2 हो जाएगा cos ऑफ डेल्टा फाई। ये बच्चों दो वेव के सुपरपोजिशन का जनरल फॉर्मूला है, जहां पर डेल्टा फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, दो वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस है। अब आपको पता है cos डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1, और cos थीटा की कोई भी डेल्टा फाई हो मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1।
तो आई रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 हो सकती है, जो कि रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होगी। और आई रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो रूट I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा की वैल्यू -1 रख दो, और रूट I1 माइनस रूट I2 के बराबर हो सकती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, यानी कि कोई भी दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 या माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर से लेकर रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के बीच में वेरी करती है। ये मिनिमम होती है, ये आई मिनिमम होती है, और ये आई मैक्सिमम होती है बच्चों। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिल सकती है और मिनिमम क्या मिल सकती है, उस पर बस एक पहलू हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला होगा, जैसे मैं अगर मैकेनिकल वेव में लिख रहा हूँ तो मैं यहीं पे फॉर्मूला लिखूंगा, ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। और लाइट के लिए लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख दिया, या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटा, और एक ये वाला फॉर्मूला भी हमारा काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये दो फॉर्मूले, ये कहाँ से आया बेटा, पैरेललोग्राम लॉ से आया। दो वेक्टर को बस ऐड करना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, दिस विल बी द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है ना। मैक्स इंटेंसिटी क्या हो सकती है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर और रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दो वेव के सुपरपोजिशन के लिए है। अगर आप इनकेस भूल जाओ कोई चीज, तो वैसे भूलने वाली बात नहीं है, तो आप बेसिक जैसे 3-4 का करते हो फेजर से, वैसे भी कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लिख लो फटाफट। सर हो गया। तो लास्ट वाला पार्ट दिखा दीजिए एक बार। हाँ दिखा रहे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले जो बेसिक चीज है वो कंप्लीट एक बार हो जाएगी, तो फिर हम लोग कोर पार्ट पे आ जाएंगे। हाँ बेटा, नहीं अच्छा खासा नहीं पड़ेगा, बस जितना आप दिखा रहे हैं इतना ही है, अब खत्म होने वाला है। सुपर पोजिशन ही है बेटा। इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस तो वेव का ही है ना बेसिक। तो जितना आप, नहीं नहीं वो सब नहीं, सिर्फ सुपर पोजिशन का यूज पड़ेगा, ओनली सुपर पोजिशन। सर वैसे 11th वालों को वेव्स कब तक पढ़ाएंगे? वो तो बेटा बहुत आखिरी में हो पाता है, मार्च वार्च में पढ़ाएंगे। सर वेव्स नहीं पढ़ा है, वेव्स बचा हुआ है, फ्लूइड्स तो हो गया है, वेव्स बचा है। फ्लूइड्स तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं, फ्लूइड्स की रिकॉर्डिंग देख लिया करो। नहीं सर, फ्लूइड्स उतना अच्छे से आता है, वेव्स में जो लास्ट में होता है ना, जिसमें जो वेव ब्लूट आ जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। क्या आ जाता है, साउंड आउट की बात कर रहे हो? हाँ सर, लास्ट के जो 2-3 टॉपिक्स हैं सर 11th में समझ में नहीं आए थे। डॉपलर और बीट्स वगैरह। हाँ सर वही। सर अभी आप तो डैम्पिंग तो नहीं पढ़ाएंगे ना दोनों में ही? अभी RLC डैम्पिंग पढ़ाएंगे किसी दिन, और डैम्पिंग दोनों इकट्ठे किसी भी दिन पढ़ा सकते हैं इकट्ठे। यस सर, दोनों ही पढ़ाइएगा फिर। एक साथ पढ़ाएंगे दोनों, मतलब मैकेनिकल डैम्पिंग और इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। बड़ी जल्दी लिख ले रहे हो यार। आप साथ लिख रहे हैं? साथ साथ लिख रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। समझते भी रहे ना, पता लगा लिख ही रहे हो केवल, ये गौर सर पापा समझ भी करना। रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अच्छा।
तो ये तो जनरल बात हो रही है, अभी मैंने वेव का नाम नहीं लिया है। जनरल अगर हमें दो वेव की इक्वेशन दी जाए तो हम दोनों को सुपर इम्पोज कैसे करते हैं वो बात हमने समझ ली है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहेरेंट। दो तरह की वेव्स का सुपरपोजिशन हो सकता है बेटा। इनकोहेरेंट का एक जनरली आता कम है, बट पिछले कुछ सालों से कुछ एक आध बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से। यहाँ पर बेटा ये जनरल फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये आप कोहेरेंट और इनकोहेरेंट दोनों के लिए लगा सकते हैं। मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला हम सिर्फ कोहेरेंट वेव्स के लिए ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये आप इनकोहेरेंट के लिए भी लगा सकते हो। देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ इनकोहेरेंट वेव्स। इनकोहेरेंट वेव्स जो होती हैं बेटा, उनका ओमेगा डिफरेंट होता है, जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है उन्हें हम इनकोहेरेंट वेव्स कहते हैं। इनकोहेरेंट जो होते हैं, इनकोहेरेंट वेव्स या सोर्सेस आर दोज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब एक का ओमेगा 1 है, एक का ओमेगा 2 है, एक का F1 है, एक का F2 है ना। दोनों में अगर फ्रीक्वेंसी में अंतर है तो इनकोहेरेंट होते हैं। और इनकोहेरेंट में दूसरी बात ये भी है बेटा कि डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होता है, इट चेंजेस विद टाइम। क्यों नहीं चेंज होगा अगर चेंजेस विद टाइम? डेफिनेट सी बात है यार कि अगर हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं और ओमेगा अलग अलग है तो डेफिनेटली फेज डिफरेंस समय के साथ बदलता है बच्चों। जैसे मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं तो देखो, पहले वाले की इक्वेशन अगर मैं चलो लाइट के रेफरेंस से ही लिख देता हूं। E1 बराबर E01 साइन ओमेगा 1t है मान लीजिए, और दूसरा प्लस थीटा 1 है मान लीजिए थीटा 1, और ये है E2 बराबर E02 और साइन ओमेगा 2t प्लस थीटा 2। तो इसका फेस है ओमेगा 1t प्लस थीटा 1, तो अगर हम घटाएंगे तो ओमेगा 2t प्लस थीटा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस थीटा 1। तो जो डेल्टा फाई आएगा बेटा वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा। तो आप ये देखो कि ये जो समय के साथ है डेल्टा फाई जो है वो वेरिएबल है, समय के साथ चेंज हो रहा है बेटा। देख पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फेज डिफरेंस जो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं बेटा, वो उनका ओमेगा अलग अलग होता है, और जो कोहेरेंट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं, अपने कोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कोहेरेंट सोर्स के रिलेटेड है, इंटरफेरेंस के। बट इनकोहेरेंट का उन्हें बोलते हैं बेटा जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी अनइक्वल होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। तो अब अगर बात करूं आपसे इस पे कि भाई इनकोहेरेंट सोर्स का इंटरफेरेंस दिखाऊं आपको, तो आप ये देखो बच्चों की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई नॉट रिजल्टेंट जो आएगा वो अंडर रूट E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 कॉस के अंदर पूरा ये फेज डिफरेंस आएगा, पूरा का पूरा ये, है ना। तो कॉस के अंदर ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब आप देखो ये वैरी करेगा बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। ये जो टाइम के साथ होगा ना ये वैरी करेगा, कभी कॉस की वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी तो कॉस थीटा, क्योंकि टाइम जब चेंज होगा तो अंदर का एंगल चेंज होगा बेटा, अंदर का एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और ये अपनी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ लिखूं, आई रिजल्टेंट, तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस के अंदर ये डेल्टा फाई आएगा, जो कि डेल्टा फाई की जगह होगा ये, अगर मैं डेल्टा ओमेगा लिख लेता हूं t
प्लस ये θ2 माइनस θ1। तो अब आप ये देखो बेटा कि ये जो इंटेंसिटी होगी लगातार वेरिएबल होगी विद टाइम, वेरिएबल विद टाइम। किसी भी स्थान पर अगर आप देखोगे, मतलब ये देखिए मैंने x तो फिक्स कर ही दिया ऑलरेडी, इक्वेशन में x नहीं है, इक्वेशन में x नहीं है, देखिए ना यहाँ x है ना यहाँ x है, मतलब x इक्वल टू 0 पे बात तो हो ही रही है। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वेरिएबल विद टाइम एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी स्थान पर इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरिएबल होगी, पीरियोडिकली वेरी करेगी। तो अगर आप देखोगे पीरियोडिकली वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी, तो आई रिजल्टेंट जो है वो बिलोंग करेगा, वेरी करेगा कहां से कहां तक, I1 प्लस I2, वही वाली बात है, प्लस 2 रूट I1 रूट I2 से I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2 के बीच में बेटा ये वेरी करेगा, इतनी मिनिमम इतनी मैक्सिमम इतनी मिनिमम, लगातार फ्लक्चुएट होगा बेटा। तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी होगी वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब बहुत फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से चीजें ऑसिलेट करती हैं और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो बहुत ज्यादा होती है ना, तो हमारा जब पीरियोडिकली वेरी करती है इंटेंसिटी तो हमारी जो आंखें होंगी, आवर आईज विल परसीव एवरेज इंटेंसिटी, है ना बेटा। तो ड्यू टू वेरिएबल इंटेंसिटी our eyes will perceive, स्पेलिंग पे मत जाना, जो याद है वो लिख दे रहा हूं, ठीक है। our eyes will perceive average intensity, मतलब बच्चों हमारी आंखों को एवरेज इंटेंसिटी दिखाई पड़ेगी, और जो एवरेज इंटेंसिटी होगी बेटा यहाँ पर वो, अगर हम कॉस का फंक्शन देख लें तो कॉस थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा चुका हूं। तो आई आर की जो एवरेज वैल्यू होगी, आई एवरेज होगा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा बेटा, या आप आई मैक्स प्लस आई मिन बाई 2 भी होता है, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। बट अगर आप यहां से देखोगे इस फंक्शन में इसका एवरेज लोगे तो ये कांस्टेंट और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है इसकी एवरेज वैल्यू, तो I1 प्लस I2 के बराबर हो जाती है। यानी कि इनकोहेरेंट, ध्यान रखिएगा, इनकोहेरेंट अगर सोर्सेज हैं, फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज या वेव्स, तो इंटेंसिटी डायरेक्ट ऐड हो जाती है। इफ मोर देन 1 वेव्स है, मोर देन 2 वेव्स हैं और इनकोहेरेंट है बेटा, इनकोहेरेंट है, तो हम हमेशा डायरेक्टली ऐड करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इनकोहेरेंट में इंटेंसिटीज बच्चों डायरेक्टली ऐड होती है। मैं बता रहा हूं, अभी जेई मेन में ही हाल ही में क्वेश्चन एक आ गया था, बच्चे बहुत ही नालायकी कराए थे, सभी को कोहेरेंट सोर्सेज के फॉर्मूले याद रहते हैं और इनकोहेरेंट का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। इनकोहेरेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेपरेट हेडिंग डलवा के आपको लिखवा रहा हूं। तो अभी मैं शुरुआत से दिखा दूंगा। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि कई सोर्स हैं, एक सोर्स लाइट का यहाँ से वेव आ रही है, एक सोर्स लाइट का यहाँ से वेव आ रही है, एक सोर्स लाइट का यहाँ से वेव आ रही है, इसके कारण इंटेंसिटी I0 है, इसके कारण 2 I0, इसके कारण 3 I0 है और सभी इनकोहेरेंट हैं। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो P पॉइंट पर होगी I0 प्लस 2 I0 प्लस 3 I0 और डायरेक्टली बेटा 6 I0 इंटेंसिटी हमारी P पॉइंट पर आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से बेटा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब शुरू से लिख लो फटाक से, अगर नहीं लिख पाए तो मैं दिखा देता हूँ। है जी, हाई एवरेज वैल्यू वहां लिखा नहीं होता एवरेज वैल्यू, सुनो हेलो, जब इनकोहेरेंट सोर्स दिए जाते हैं तो सीधे पूछता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, वहां बोलता नहीं कि एवरेज वैल्यू बताओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या दिखाई पड़ेगी, पर हमारी आंखों को एवरेज ही दिखाई पड़ती है, बिकॉज लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हम घटते बढ़ते नहीं देख पाएंगे, हमें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखाई पड़ती है। ओके, हाँ
सर मैक्सिमम मिनिमम से यहाँ क्या मतलब है? वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब कई बार इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के केसेस में, तो बाकायदा हमें पैटर्न दिखाई पड़ता है। जैसे जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वहां ब्राइटनेस ज्यादा दिखती है, जहां मिनिमम होती है वहां डार्क दिखाई पड़ता है। तो एक तरह का एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ता है, जिससे हमें दिखाई पड़ता चल जाता है कि हाँ यहाँ डार्क फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है ना। तो वो मैक्सिमम मिनिमम वहीं पे होता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा उसके बारे में भी आगे। तो इतना सर नोट कर इसके लिया होगा दो आई थिंक फॉर्मूले सबने। हैं। अभी तो मैंने फिलहाल दो ही फॉर्मूले बताए हैं। एक तो एम्पलीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, चाहे वाई ए के टर्म में लिख लो, चाहे ई नॉट के टर्म में, और एक इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया। बट आगे कई फॉर्मूले आएंगे और भी, ओके कॉन्सेप्ट सर। जब बदलेगा ना, आएंगे दो चार फॉर्मूले। जो बेसिक थियरी है ना वो वही है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे बस नए नए कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे, पर जो बेसिक रूल्स यूज होंगे वो अभी जो आज खत्म कर दूंगा उतने ही यूज होंगे। आगे मतलब बहुत नए रूल्स नहीं आएंगे, नए कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, बस वेरिएशंस आएंगे, सवाल आएंगे, ऐसे समझ लो। और थोड़ा याद करना है समझने के साथ साथ, वो भी दिमाग में रट लो। सर हो गया। लिख लो भाई, अच्छे से लिखो।
नोटेड बेटा? सर हो गया। चलिए, तो अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस का इंटरफेरेंस पे बात करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस तो इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट वेव्स है ना, कोहेरेंट वेव्स या कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है बेटा कि सोर्सेस having same frequency, f कह लो या ओमेगा कह लो, are called coherent। इनके बीच का जो डेल्टा फाई है वो डज नॉट चेंजेस विद टाइम। फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होता बेटा, है ना। तो ओमेगा अलग अलग नहीं होता, फेज डिफरेंस जो होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता, है ना। पोजीशन के जैसे मान लो कोई एक वेव ले लें हम, और उसकी वेव ले लें ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ भी मान लेते हैं थीटा वन। जैसे मान लो, अगर मैं चलो इन जनरल बात करता हूँ, है ना, कि हमें पता है कि अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है और वो कांस्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट पर जहां फेज डिफरेंस वो होगा, इंटेंसिटी होगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो ऐसे केसेस में आप ये कह सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट इज कांस्टेंट विद टाइम एट ए प्लेस। यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी समय के साथ चेंज नहीं करती। किसी एक स्थान पे अगर ब्राइटनेस मैक्सिमम दिख रही है तो 2 मिनट बाद भी अगर देखोगे तो मैक्सिमम ही दिखेगी, फिर मैक्सिमम दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम। समय के साथ किसी एक लोकेशन पे, गिवन लोकेशन पे समय के साथ चेंज नहीं होगी। जबकि इनकोहेरेंट में क्या हो रहा था कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज कर रहा था। तो फेज डिफरेंस जब टाइम के साथ चेंज कर रहा था डेल्टा फाई, तो एक ही पोजीशन पे समय के साथ इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही थी और बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रही थी। दैट्स वाई हम लोगों को वो एवरेज इंटेंसिटी दिखाई पड़ रही थी। तो फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से कैसे रिलेट करते हैं। बहुत ध्यान समझना, मैं थोड़ा इक्वेशन से समझाने का प्रयास करता हूं। वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई होती है। इस तरह की इक्वेशन होती है। तो यही आप यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। तो पहली वाली वेव मान लेते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है बेटा पी पॉइंट, जहां पे हमें देखनी, दो सोर्सेज हैं लाइट के। मान लेते हैं ये वाली वेव हमारी आ रही है जो x1 डिस्टेंस कवर करके आ रही है, ये वाली जो आ रही है x2 डिस्टेंस कवर करके आ रही है। तो फर्स्ट वाली वेव जो होगी उसमें यहाँ पर x1 हो सकता है, अगर इनिशियल फेज हम मान लें कि सेम था दोनों का, या जो भी डिफरेंस था वो इनिशियल में थोड़ा सा डिफरेंस था, पर एक ने x1 डिस्टेंस कवर की है तो x की पोजीशन में थोड़ा सा x में जो डिफरेंस आएगा, और दूसरे वाले की जो इक्वेशन होगी वो उसमें भी कुछ अलग डिफरेंस आ जाएगा। तो E2 जो है वो E नॉट, ये 1 मान लेते हैं, E नॉट 2 साइन के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 2 या थीटा 2 फाई 2। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो फेज डिफरेंस अगर मैं इस पूरे को घटा दूं के x2 माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई 2 माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1। एक सेकेंड, कौन आया इस टाइम?
तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, बिकॉज कोहेरेंट सोर्सेस का ओमेगा सेम होता है। तो जो फेज डिफरेंस आएगा वो के x2 माइनस x1 आएगा प्लस phi2 माइनस phi1। बहुत ध्यान समझना। तो डेल्टा फाई जो आ रहा है वो के डेल्टा एक्स आ रहा है प्लस डेल्टा फाई आ रहा है, ये phi2 माइनस phi1 आ रहा है। तो ये जो फेज, ध्यान समझना, इसमें जो दो पार्ट है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ लो। ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर यहां से जो वेव चली थी और यहां से जो वेव चली थी, अगर ये शुरुआत में सेम फेज में भी होती तो इसने अलग रास्ता कवर किया है, इसने अलग रास्ता कवर किया है। तो डिफरेंट पाथ कवर करने की वजह से जो ये डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स यहां पर बच्चों कहलाता है पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस के कारण आने वाला ये फेज डिफरेंस है। ये बेटा जो phi1 phi2 होते हैं ये इनिशियल फेज कहलाते हैं, ये इनिशियल फेसेस कहलाते हैं। तो ये जो डेल्टा phi2 माइनस phi1 है ये है फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेसेस। जनरली हमको इनिशियल फेसेस नहीं दिया होता है तो हम इनिशियल फेस डिफरेंस, जो इनिशियल फेसेस के कारण डिफरेंस होता है उसको जीरो मान लेते हैं और θ1 θ2 दोनों हमारे इक्वल होते हैं। यानी मेनली हमारा जो मेन फॉर्मूला है, इफ अगर हम कहते हैं इफ देयर वाज नो इनिशियल फेस डिफरेंस, तो फिर जो डेल्टा फाई आएगा वो के डेल्टा एक्स के बराबर होगा बेटा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा फॉर्मूला है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करेगा। जहाँ डेल्टा एक्स बच्चों क्या है, डेल्टा एक्स है हमारा पाथ डिफरेंस है बेटा। मतलब एक वेव ने जितनी जो पाथ ट्रैवल किया और दूसरे वेव ने जो पाथ ट्रैवल किया है, उन दोनों में जो अंतर है पाथ में डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है बेटा, जो डिस्टेंस दोनों कवर कर रही है मिलने से पहले। और यहाँ पर ये फॉर्मूला में याद रखना, और यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी फेस डिफरेंस आया वो पाथ डिफरेंट कवर करने की वजह से आया है। और यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस, और ये तब होगा जब इनिशियली कोई फेस डिफरेंस दोनों में नहीं था। यानी जब ये वाली वेव S1 से चली थी और ये वाली वेव S2 से चली थी उस वक्त फेस हमारा सेम था। ठीक है ना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो सर? ये के की वैल्यू कहाँ से आई सर? के का फॉर्मूला फिर वही क्लास 11th का टॉपिक है बेटा। के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है। के को वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। ओके सर। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सीधे ये याद रखिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूले यही यूज होंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, पर डेल्टा फाई की जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे अगर हम डिफरेंट पोजीशन पे बात करें। जैसे बहुत ध्यान समझो, मान लो दो सोर्सेज हैं S1 S2, इसकी कुछ इंटेंसिटी इसके कारण कुछ I01 है, इसके कारण कुछ I02 है, और यहाँ पर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 पाथ कवर करेंगे, इसके रास्ते में और इसके रास्ते में कुछ अंतर होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी अलग आएगी, मान लेते हैं IR1 आएगी। इसी तरह से यहाँ पर इंटेंसिटी अलग आएगी, ये मान लेते हैं x3 है और ये x4 है। तो x3 और x4 का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा x होगा Q पॉइंट पे। तो यहाँ I रिजल्टेंट Q आएगा। तो अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो यहाँ की इंटेंसिटी अलग होगी, बिकॉज यहाँ से जब वेव यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ से वेव यहाँ तक पहुंचेगी तो इस पॉइंट पे एक अपना डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, जिससे डेल्टा फाई की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। यानी पी पॉइंट पर जितनी इंटेंसिटी दिखाई पड़ेगी वो 1 घंटे बाद भी उतनी दिखाई पड़ेगी अगर ये सोर्स एक्टिव है तो। इसी तरह से क्यू पॉइंट की इंटेंसिटी जो होगी वो भी x3 x4 का डिफरेंस आएगा, जिससे कुछ डेल्टा एक्स आएगा, कुछ डेल्टा फाई आएगा, कुछ रिजल्टेंट आएगा।
ये वाला टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, बट हो सकता है ये मिनिमम हो ये मैक्सिमम हो, या यहाँ 50% इंटेंसिटी हो, यहाँ 60% इंटेंसिटी हो। तो अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग लोकेशन पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा और फेस डिफरेंस अलग अलग होगा। उसके कारण अलग अलग लोकेशन पे इंटेंसिटी अलग अलग आएगी, बट वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो अगर हमें कहीं पर भी इंटेंसिटी का पैटर्न देखना है तो एक फिक्स पैटर्न हमको दिखाई पड़ सकता है। जैसे मान लो ये दो सोर्स यहाँ स्क्रीन लगा दें, तो यहाँ पर ये वेव मिलेंगी तो अलग इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर ये वेव मिलेंगी अलग इंटेंसिटी होगी। तो हो सकता है यहाँ पर ब्राइट हो, यहाँ डार्क हो, यहाँ ब्राइट हो, फिर यहाँ डार्क हो। तो ऐसे ब्राइट डार्क का एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा, जैसे हम आगे चल के फ्रिंज पैटर्न बोलने वाले हैं। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स में बच्चों एक इंटेंसिटी पैटर्न होता है, एक जो कि समय के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली पोजीशन के साथ चेंज होता है, लोकेशन के साथ चेंज होता है। किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई पड़ती है, किसी पॉइंट पर मिनिमम दिखाई पड़ती है। अभी हम उस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं अगले उसमें कि कहाँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि 11th में बहुत कम लोगों ने 11th पढ़ा है, तो ये सारी चीजें 11th में हम डिस्कस कर देते हैं साउंड आउंड पढ़ाते वक्त तक, बट जानबूझ के डिस्कस कर रहे हैं, वरना इतना बेसिक हम कभी नहीं डिस्कस करते। ठीक है, तो ये कोहेरेंट सोर्स के इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, कुछ भी नया नहीं बताया इसमें बच्चों। इसमें हमने वही फॉर्मूला आपको लिख दिया दोबारा से, बस ये बताया कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसी का एक रिजल्ट है कि फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होता। तो अगर ये समय के साथ चेंज नहीं होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास किया। देखो ये वाली बात आपको, देखिए ये इक्वेशन कैसे लिख दी जाती है, ये 11th का बेटा आर्टिकल है और मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगा इसको। अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि इसने अलग पाथ कवर किया, इसने अलग कवर किया है, तो एक्स में दोनों के कहीं ना कहीं डिफरेंट वैल्यू आने वाली है। और ये जो डेल्टा एक्स होता है इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं, जो अलग अलग रास्ता कवर करती है ना। तो फेज डिफरेंस हमने देखा कोहेरेंट सोर्सेज में दो तरीके से आ सकता है, या तो घर से फेज डिफरेंस लेके चली हो दोनों, तुम मान लो 10 लाख लेके चले थे घर से रोकड़ा, और कोई 5 लाख लेके, तो घर से ही डिफरेंस था। और एक था जो रास्ते में कमा लिया तुम लोग, ठीक है ना। तो रास्ते अलग अलग तवल किए, अलग अलग तुम लोगों ने अपना काम किया, अलग अलग पता लगा 10 साल बाद तुम्हारे पास कुछ और, इसके पास कुछ और है। तो ये जो फेज डिफरेंस है वो इनिशियल फेज जो घर से ही लेके चले थे उसके कारण डिफरेंस है। अगर दिया नहीं जाएगा तो ये वाला हम जीरो मान के चलेंगे, हम ये मानेंगे इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं था। ये वो फेज डिफरेंस है जो डिफरेंट पाथ ट्रैवल करने के कारण डेवलप हुआ है। तो k का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा होता है, क्लास 11 का टॉपिक है, वेरी फेमस, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर बेटा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो जैसे हमने कहा कि अगर ये मान लो दो सोर्सेज हो हमारे, तो इनसे इस रास्ते का डिफरेंस कुछ आएगा, यहाँ कुछ डेल्टा x1 आएगा, यहाँ कुछ डेल्टा x2 आएगा, यहाँ डेल्टा x3 आएगा, यहाँ डेल्टा x4 आएगा। तो हर जगह फेज डिफरेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, जिससे इंटेंसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। किसी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगी, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम। तो एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है जो समय के साथ चेंज नहीं होगा, पर इंटेंसिटी लोकेशन के साथ, पोजीशन के साथ अवश्य चेंज होगी बेटा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। कुछ नया याद करने के लिए नहीं बता, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, बस आपको एक नया फॉर्मूला मैंने बेटा बता दिया है ना। और थोड़ा सा समझना है कि समय के साथ चेंज नहीं होगा, पोजीशन के साथ जरूर चेंज होगा। अब मैं अगले इसके स्पेशल केसेस पे बात करना चाहूंगा, स्पेशल केसेस ऑफ इंटरफेरेंस। स्पेशल केसेस ऑफ इंटरफेरेंस में दो स्पेशल केस पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक मिनट बेटा, कि आज ये मैं YDSC के पहले का जितना पार्ट है सब कंप्लीट कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए मैं पूरा बेसिक से जाऊंगा तो पूरी वेव ही पढ़ानी पड़ जाएगी, तो ऐसे अभी समझो जो जरूरी बात है, पूरा एग्जांपल नहीं दे रहा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसे कहते हैं जब दो वेव इस तरह से जनरेट किसी पॉइंट पर मिले। इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन का मतलब होता है बच्चों जब एक से ज्यादा वेव किसी एक ही स्थान पर पहुंचती है, मुलाकात होती है उनकी, तो वो आपस में इस तरह से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली वहां पर बेटा। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही इंटरफेरेंस कहलाता है।
तो किसी पॉइंट पर अलग अलग तरह से, कहीं पर इस तरह से मिलती है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो ऐसा होता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई पड़ती है, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम दिखाई पड़ती है। डिपेंड करता है कि अलग अलग लोकेशन पे, जैसा कि हमने कहा कि फेज डिफरेंस क्या क्या है ना। तो जिस पॉइंट पर फेज डिफरेंस इस तरीके से है कि इंटेंसिटी जहां मैक्सिमम मिलती है, हम कहते हैं वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। मतलब दो वेव इस तरह से मिले कि किसी पॉइंट पर वो इस तरह से मुलाकात हो कि जो रिजल्टेंट वेव बने उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी जब मिलती है बच्चों, तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहां मिनिमम इंटेंसिटी बच्चों मिलती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यही जब हम वेव के बारे में बताते हैं, मैकेनिकल वेव, तो विधिवत एग्जांपल लेते हैं कि किधर आ रही है किधर आ रही है। दो वेव जब मिलती हैं तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। लेकिन एक अगर ऐसे आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। बट हमने क्या कहा, ये सारी बातें हम लोग वेव में करते हैं। अभी मुद्दे की बात यह है बच्चों लाइट के केस में कि इस केस में हमको आई मैक्सिमम मिलता है और इस केस में बच्चों हमको आई बराबर आई मिनिमम मिलता है। यानी दो वेव इस तरह से सुपर इम्पोज करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हो, यानी उस डेल्टा फाई की वैल्यू इस तरह की होनी चाहिए सो दैट रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। तो मैं यहाँ दो फॉर्मूले बच्चों लिखना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशन। तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखना चाहूंगा। आप सिंपल ये मैकेनिकल वेव में लिखोगे तो ई के स्थान पर ए लिख दोगे, बस पार्टिकल एम्पलीट्यूड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख रहे हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, ई नॉट वन स्क्वायर ई नॉट टू स्क्वायर टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला हमें पता है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने पढ़ी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ, ये फॉर्मूले तो हमें पता है। तो जब कॉस ऑफ डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी बेटा, तब इंटेंसिटी जो होगी रिजल्टेंट वो मैक्सिमम होगी। कितनी होगी हम निकाल चुके हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब डेल्टा कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होती है, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मैक्स होता है बेटा, और वो ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू के बराबर रहेगा। क्योंकि यहाँ कॉस थीटा जब 1 रख दोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर यहाँ पे। यानी ये हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिस पोजीशन पर कंस्ट्रक्टिव होगा उस पोजीशन पर इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम होगी। अब कॉस की वैल्यू तब होती है 1 जब अंदर का एंगल बेटा 0 हो, कॉस थीटा में 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो एंड सो ऑन बेटा। तो डेल्टा फाई जब फेज डिफरेंस दो वेव के बीच में 2n पाई के बराबर होता है बेटा, ये कंडीशन है, तब जाके दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती है। यानी किसी स्थान पर अगर दो वेव की मुलाकात हो रही है बेटा और उन दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के बराबर है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उस पोजीशन पर इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, और n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, अब मान लो अगर हमारा जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस के कारण है। एक वेव मान लो ऐसे यहाँ मुलाकात हो रही है, एक वेव की ऐसे मुलाकात हो रही है, दोनों में फेज डिफरेंस है यहाँ पर डेल्टा एक्स है बेटा। तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर फेज डिफरेंस 2n पाई का चाहिए कंस्ट्रक्टिव होने के लिए, तो पाथ डिफरेंस कितना चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों n लैम्डा आ जाएगी। यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू, जब डेल्टा फाई की वैल्यू जैसे हमने कहा 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है, 8 पाई हो सकती है, इसी तरह डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 हो सकती है। और n इक्वल टू 1 रखोगे तो लैम्डा हो जाएगी, यहाँ n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 पाई। यानी जब 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा तो 2 पाई का फेज डिफरेंस लैम्डा के पाथ डिफरेंस से कवर हो सकता है। n2 रखोगे तो यहाँ 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, 4 लैम्डा का, तो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल पाथ डिफरेंस हो, ये है फेज डिफरेंस और ये है पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए चाहिए तो इतना चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए इतना चाहिए। इसका ये मतलब है बेटा कि जैसे मान लो एक सोर्स यहाँ है बेटा, इसकी इंटेंसिटी I0 है, और एक सोर्स ये है, इसकी इंटेंसिटी 4I0 है।
और एक पॉइंट पर दोनों की इसके कारण इंटेंसिटी यहाँ पर दी गई, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी है, इसके कारण आई नॉट, इसके कारण 4 आई नॉट है। मान लो इसने डी डिस्टेंस कवर करी वेव ने और इसने डी प्लस लैम्डा कवर करी, तो दोनों वेव के कारण जो फेज डिफरेंस आएगा इस स्थान पे, इसने दूरी डी कवर करी, इसने डी प्लस लैम्डा, तो इन दोनों के पाथ में जो डिफरेंस आया वो लैम्डा का आया बेटा। एक ने डी प्लस लैम्डा कवर करी और दूसरे ने डी कवर करी। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा आया तो कंस्ट्रक्टिव वाले कॉलम में लाई कर गया बेटा। हमें पता है एन लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है और एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी बेटा, और रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर होगी। तो ये 3 रूट I1 होगी, तो आप देख सकते हो ये 9 I नॉट बेटा इंटेंसिटी हमारी आ जाएगी इस पॉइंट पर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों कब होता है? तो तब जब जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है वो पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसे मैक्सिमा भी कहते हैं बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा भी कहलाता है बेटा, ठीक है। कब होता है? जब cos थीटा की वैल्यू बेटा +1 हो। वो कब होता है? तो ये दो बातें आपको याद रखनी, मैक्सिमम काम हमारा इन्हीं दोनों पे आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो दो कंडीशन मैंने लिख दी, वो एक डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड कंडीशंस, है ना। एक याद रहेगी तो दूसरी तो याद रहेगी, बिकॉज हमें ये वाला रिजल्ट फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, ये जरूर है कि जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिस स्थान पर दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, उस स्थान पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है बेटा, शुरुआत से लिख लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उतनी बातों में अगर कोई डाउट है बेटा तो बताओ। कंडीशन क्या है? तो फेस डिफरेंस की वैल्यू, जहां पर दो वेव मिले, मुलाकात हो, वहां उनके बीच का फेस में डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। 0 और 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल अगर है तो वो वेव वहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी। या अगर वो उन पाथ में डिफरेंस हुआ है तो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल अगर पाथ में डिफरेंस हुआ है तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी बेटा। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लो अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछ लो। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्ट्रक्टिव समझ लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको YDSC शुरू करेंगे अच्छे से। अभी हमारी 10-15 मिनट चलेगी क्लास और क्या पढ़ाया था? वे पढ़ाई थी, सब पढ़ाया बेटा, पूरा वेव पढ़ाया था, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। केवल डॉपलर बचा हुआ था अपन लोगों का, 1 घंटे का लेक्चर है वो। हाँ, फॉर्मूला तो वो भी बता दिया था, सही कह रहे हो, 11th में पढ़ा दिया था। उसकी शायद रिकॉर्डिंग भी है कुछ लेक्चर्स की मेरे पास। सही कह रहे हो, उसमें बस कट कट जा रही बीच में आवाज थोड़ी।
सर हो गए। ओके। अब बच्चों आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने कहा कि वो पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। वो कब होगी बेटा? जब cos डेल्टा फाइव -1 होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और ऑफ कोर्स cos फाइव जब -1 लिखोगे तो I1 + I2 -2 √I1 √I2 cos ऑफ डेल्टा फाइव बन जाएगा। तो I रिजल्टेंट मिनिमम जो होगा वो √I1 -√I2 का होल स्क्वायर होगा। √I1 -√I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी। अब cos डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 कब होती है? जब डेल्टा फाइव की वैल्यू पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होती है ना। तो अगर हम डेल्टा फाइव और डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर रखोगे तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा, सॉरी 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा फाइव की वैल्यू जब पाई रखोगे तो ये λ/2 आएगा, यानी पाई के करस्पॉन्डिंग λ/2। पाई का फेस डिफरेंस यानी λ/2 का पार्ट डिफरेंस। आप देखो यहाँ अगर मैं डेल्टा फाइव को पाई रख दूं तो पाई पाई कट जाएगा, λ/2 आ जाएगा। तो ये 5 λ/2, ये 7 λ/2, 9 λ/2 है ना। इस करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस है। इतना पार्ट डिफरेंस होगा तो इतना फेस डिफरेंस जनरेट होगा, इतना पास डिफरेंस होगा तो इतना फेस डिफरेंस जनरेट होगा। इन सभी पे cos फाइव की वैल्यू क्या होगी? -1 और इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा वाला पॉइंट कहेंगे, मिनिमा। तो अगर हम जनरलाइज करके लिखना चाहें तो देखो ये हम 2n+1 पाई का पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं। n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और डेल्टा फाइव अगर 2n+1 पाई रखोगे तो इस फॉर्मूले से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला 2n+1 पाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2n+1 पाई का फेस डिफरेंस कितने से होता है? λ/2। बस याद रखना जहां पाई है उसकी जगह λ/2 का। ये कंडीशन हो गई हमारी मिनिमा की। ये कंडीशन मिनिमा की होगी। मैक्सिमा की कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डेल्टा फाइव मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू n λ। बट यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी ये आपकी, ठीक है। चल हो गया।
है ना। तो देखो n इक्वल टू 1 अगर है तो ये फर्स्ट मिनिमा कहलाता है। मतलब 1 2 3 4 5 रखते जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, और इसी तरह ये फर्स्ट मिनिमा होगा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, फोर्थ ऑर्डर मिनिमा, फिफ्थ ऑर्डर मिनिमा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर n1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जब ये जीरो वाला होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ जीरो होता है इसे सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, कि दो वेव के बीच में कोई फेस डिफरेंस ही नहीं है, कोई पार्ट डिफरेंस ही नहीं है, ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं बेटा, है ना। तो आप ये समझ गए कि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर इंटेंसिटी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगी, जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगी, है ना। जैसे मान लो हमने कहा मोटा मोटा अगर एक स्क्रीन है और यहाँ पर मैंने दो सोर्स लगा दिए, दो सोर्स मान लो यहाँ रख के S1 S2, तो अगर मैं ये ठीक बीचों बीच वाली लाइन ले लूं, ये वाली लाइन ठीक बीचों बीच वाली लाइन, और यहाँ पर स्क्रीन के एक पॉइंट ले लूं, तो यहाँ से जो वेव आ रही होगी, यहाँ से जो वेव आ रही होगी, दोनों बराबर बराबर रास्ते कवर करेगी, करेगी कि नहीं बताओ बेटा। तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा। तो इस वाले पॉइंट पर बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगी कि नहीं। ऐसे तो ये वाला पॉइंट बच्चों जो हमारा कहलाता है वो सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसा कोई पॉइंट जब होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे, है ना। अभी रफली समझा रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, आगे ये सब मदद करेंगी चीजें छोटी छोटी। फिर जैसे थोड़ा ऊपर गए बेटा, मान लो थोड़ा सा और ऊपर यहाँ गए थोड़ा सा, तो ये वाली वेव थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये वेवलेंथ कह रहा हूँ, रास्ता, ये वाला रास्ता थोड़ा सा, एक सेकंड, ये वाला रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो एक बात बताना जरा, ये रास्ता थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो दोनों रास्तों में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। हाँ सर, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो मान लो लेट अस सपोज पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2 का। तो अगर लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आ गया तो बताओ ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, जल्दी बताओ। सर मिनिमा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पर इंटेंसिटी होगी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो छोटा वाला है वो और छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा वाला और बड़ा हो गया, तो डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लैम्डा के बाद कहीं किसी पॉइंट पे बीच में और भी थोड़े चेंजेस होंगे, पर इसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वाले में अगर मैं ये वाला घटा रहा हूँ, मैं मान लो ये P पॉइंट है, तो S2P में S1P घटा रहा हूँ, तो बड़ा वाला थोड़ा और बड़ा हो गया, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं। अब बताओ ये पॉइंट फिर से मैक्सिमा आ गया कि नहीं, अरे आया कि नहीं भाई। यस सर। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, इस तरह के मैक्सिमा को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये लैम्डा बाई 2 है, फर्स्ट मिनिमा कहलाता है, यहाँ पर ये फर्स्ट मैक्सिमा कहलाएगा। यहाँ पर भी इंटेंसिटी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगी, और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लेकिन लैम्डा होगा, और अगर फेज डिफरेंस देखना हो तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग 2 पाई होगा, है ना। एक वेवलेंथ में 2 पाई का फास्ट। ऐसे ही बेटा अगर मैं और ऊपर चला जाऊंगा थोड़ा सा, तो ये नीचे वाला और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 होगी, और इंटेंसिटी जो होगी वो रूट आई वन प्लस माइनस, क्योंकि मिनिमा वाला पॉइंट सर इंटेंसिटी ऑल्टरनेटली चेंज होती जाएगी। हाँ, ऐसे इंटेंसिटी ऊपर चेंज होगी, ऐसे नीचे चेंज होगी बेटा। यहाँ पर होगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यानी दो जगह सेम हो सकती है क्या। बिल्कुल सेम हो सकती है, कई जगह सेम हो सकती है बेटा, है ना। पढ़ेंगे सब आगे, अभी बस मोटा मोटा समझो कि डिफरेंट पोजीशन पे पाथ डिफरेंस डिफरेंट आएगा, इस कारण इंटेंसिटी डिफरेंट आएगी। कुछ लोकेशंस ऐसी होंगी जहां मैक्सिमा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां जहां होगा, और कहां कहां होगा, जहां डेल्टा एक्स या तो 0 होगा, ऐसे पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। जहां डेल्टा एक्स लैम्डा होगा वहां मैक्सिमा मिलेगा, फिर जहां 2 लैम्डा आएगा वहां मैक्सिमा मिलेगा 3 लैम्डा। मिनिमा कहां कहां मिलेगा, जहां पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाई 2 होगी, या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अभी मैं कुछ याद नहीं, बस आपको छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू भी बताना चाहता हूँ ताकि एकदम बैठ जाए दिमाग में। यानी स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम होंगे, कुछ पॉइंट मिनिमा होंगे, है ना। तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो होता है बेटा, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिन, ये रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय रूट I1। ये इंटेंसिटी रेशियो, इसे हम लोग कंट्रास्ट कहते हैं बेटा, इसे कंट्रास्ट कहा जाता है। कभी भी कंट्रास्ट पूछा जाए आपको तो ये इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है किसी भी कोहेरेंट सोर्सेस के इंटेंसिटी पैटर्न में जो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो होता है, ये कंट्रास्ट कहा जाता है बेटा। हमेशा ध्यान रखो, अच्छा कंट्रास्ट कब माना जाता है, जैसे कोई भी इंटेंसिटी पैटर्न आप देख रहे हो तो अगर I1 और I2 अगर बराबर हो तो मिनिमम इंटेंसिटी बच्चों 0 हो जाती है और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है, अगर मैं इसे I मान लूं तो ये 4I हो जाएगी, ये 0 ये 4I। तो इसलिए क्या होता है कि जब दोनों को सोर्सेस की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, तो जहां मिनिमा होता है वहां ऑलमोस्ट डार्क नजर आता है और जहां मैक्सिमा होता है वहां फुल ब्राइटेस्ट नजर आता है। तो प्रॉपर जो ब्राइट और डार्क वाले पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली हमें अलग अलग नजर आते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका कंट्रास्ट अच्छा है, तो हम कहेंगे गुड कंट्रास्ट बोलेंगे उसको। मतलब गुड कंट्रास्ट मतलब ये I1 इक्वल टू I2 तो ये तो बेस्ट है, गुड नहीं है, बेस्ट है ना। बट अगर I1 I2 नियरली भी इक्वल हैं तो अच्छा कंट्रास्ट मिलेगा, मतलब आपको मैक्सिमा और मिनिमा प्रॉपर क्लियरली नजर आएगा। लेकिन आप सोचो बेटा कि अगर I1 I2 में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, मतलब मान लो I1 हो 100 और I2 हो 1, तो I1 प्लस I2 होगा 101, या रूट I1 प्लस रूट I2 जितना होगा लगभग रूट I1 माइनस रूट I2 भी उतना ही होगा। तो ये दोनों रेशियो नियर अबाउट 1 होगा, और नियर अबाउट अगर 1 होगा तो लीपापोती हो जाएगी ना, मैक्सिमा सही से देख पाओगे। भाई मैक्सिमा की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होगी, मिनिमा की थोड़ी कम होगी, मामूली अंतर होगा ब्राइटनेस में। तो जो स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा वो लाइट की ब्राइटनेस में अंतर ही नजर नहीं आएगा, लीपापोती हो जाएगी। तो हम कहेंगे अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। यानी जब I1 I2 में डिफरेंस बड़ा होगा तो ये रेशियो नियर अबाउट 1 के जितना करीब रहेगा उतना ही बुरा, बैड कंट्रास्ट बोलेंगे, और जितना ही रेशियो हाई होगा ये उतना ही गुड कंट्रास्ट बोलेंगे। और आइडियल केस बेस्ट कंट्रास्ट में तो फिर ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, बिकॉज I1 I2 बराबर होंगी, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो इस रेशियो को कंट्रास्ट रेशियो या सिंपल कंट्रास्ट भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अब हमने जितना बेसिक बताना था सब बता दिया है। नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग YDSC और यंग सबसलेट एक्सपेरिमेंट क्या है और क्यों किया गया, उस पे बच्चों हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। सर और कितना बचा हुआ है ये अभी? ऐसे ना पूछा करो, ये क्वेश्चन मैं अब चाहता तो खत्म कर देता, ये कुछ पढ़ाता ही नहीं, सीधे YDSC पढ़ा देता। तो नहीं सर, मतलब आगे और कितने टॉपिक्स बचे हैं? कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेगा पूरा, कम से कम पोलराइजेशन डिफ्रेक्शन मिला करके 4 से 5 क्लास, 4 क्लास लगेंगी, 5 क्लास अभी पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म करने में, है ना। चलो सर अब रेगुलर होगी ना क्लास? रेगुलर तो मतलब हो ही रही है, रेगुलर कब नहीं हो रही है, एक दिन बस मैं बाहर